सलाम साथियों, आप देख हाँ, रहे हैं हाँ। हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे साथ अभी मधुबनी ज़िला की कह सकते हैं मिथिलांचल की एक ऐसी बेटी जुड़ी है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जा कर के भारत के लिए प्रतिनिधित्व कर रही है। हम बात कर रहे हैं अभी अंतरा झा से, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं और इन्होंने झंझारपुर में अपनी पढ़ाई शुरू की और फिर वो पटना गई। पटना से अलग-अलग जगह फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और अभी हाल में वो गुजरात में हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने पहले फरवरी के आसपास इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथ में हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने ये मौका दिया कि मैं अपनी सारी जो भी मैंने अब तक मेरे व्यूज़ हैं वो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने मैं व्यक्त कर सकूँ। जी। अंतरा जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप मधुबनी में बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं मधुबनी में गधराइन गांव से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, अच्छा, ये झंझारपुर में ही आता है। जी जी। जी, तो कैसे आपने अभी क्योंकि आप लॉ पढ़ रही हैं और अभी हाल में आप गुजरात में हैं, तो कैसा आपका रहा है ये एजुकेशन सिस्टम? कहाँ से आपने पढ़ाई की, किस तरह से? मैंने पटना से पढ़ाई शुरू करके उसके बाद फिर मैं एलएलबी की बीएचयू से, उसके बाद फिर मैं अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये सफ़र काफ़ी अनोखा है और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। जी। चूँकि मैंने आपके बारे में एक आर्टिकल एक अखबार में पढ़ा था जिसमें ये बातें लिखी गई थी कि आप साइबर लॉ और जो साइबर क्राइम है उस फील्ड में कैरियर बनाना चाह रही हैं। क्या वजह है कि आप इस फील्ड में जाना चाह रही हैं? जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि अभी समय आ गया डिजिटलाइजेशन का। तो आए दिनों कई सारे ऐसे साइबर क्राइम्स उभर के आ रहे हैं जिसे रोकने की काफ़ी ज़रूरत है। आए दिन मुझे लगता है कि हम सभी मतलब इस क्राइम के मतलब विक्टिम रह चुके हैं। हाँ, तो इसे रोकने की काफ़ी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि हम कैसे कैसे साइबर क्राइम से उलझ सकते हैं या फिर उलझ चुके हैं। मैम, चूँकि आप अभी पढ़ रही हैं इस फील्ड में, आपको जानकारी होगी। क्या लगता है आपको कि जैसे भारत जैसे देश में, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है और हमारे यहाँ थोड़ी सी लिटरेसी रेट के बारे में भी अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, खास करके गांव वगैरह में। तो जो अभी डिजिटलाइजेशन का दौर है और इस बीच में जो साइबर क्राइम हो रहा है, क्या बेसिकली आप वजह मानते हैं क्यों ऐसा हो पा रहा है? मुझे लगता है अभी लोगों में ये डिजिटल लिटरेसी की जो बात है ना वो अभी उन लोगों में कमी है। मैं ये नहीं कहूँगी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोग वही लोग इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैं तो ये कहूँ कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी ऐसी समस्याओं के घेरे में आ रहे हैं। तो हमारा काम है कि हम ऐसा कुछ काम करके दे कि जो भी इसके विक्टिम हो रहे हैं उनको सही से पता चले कि अगर अगर वो विक्टिम हो गए तो उससे बचाव का क्या तरीका है, और अगर विक्टिम नहीं हुए हैं तो आगे उसकी विक्टिम वो बने ना। जी, जी। आपके बारे में एक खबर आई थी कि आप 11 फरवरी 2022 को ग्लोबल गोल टॉक में एक्सेलरेटिंग एंड स्केलिंग अप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिविंग नो वन बिहाइंड पर आपने अपना विचार व्यक्त किया था। क्या था इसमें, किस तरह की बातें आपने वहाँ रखी थी? थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में बता पाएँ। मैं जी जी बिल्कुल। मैंने वहाँ पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं मैंने वहाँ पे उन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें रखी, क्योंकि अभी के टाइम में हम इन्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं रह रहे हैं। मतलब हम इतने मतलब पेड़ को काटने के पीछे लगे हुए हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं हम उनको काटने में लगे हुए हैं। अपनी ज़रूरत अपने घर में फर्नीचर लगाने के लिए, घर में कई तरह के और भी जो भी ज़रूरतें हैं हम वो पूरी करने के लिए हम पेड़ काट रहे हैं, या फिर हम घर को बनाने के लिए पेड़ काट रहे हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेड़ कितनी ज़रूरी है
हर चीज के लिए अभी के टाइम में हम सभी को एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए हम सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर अभी ये नहीं सुधरा तो फिर आगे के टाइम में हम क्या अपने फ्यूचर को क्या दे के जाएंगे। ना सही, मैं बताऊं, ना शुद्ध पानी हम सभी को मिल रहा है, ना शुद्ध हम सांस ले सके वो हवा मिल पा रही है। तो इन सभी चीजों को लेकर के हम सभी को एकजुट होकर के काम करना पड़ेगा, तभी हम इन सभी चीजों से बाहर निकल सकते हैं। जी जी। चूँकि मैं आप पटना विमेंस कॉलेज से आपने पढ़ाई की और फिर वहाँ से किस तरह से ये जो सफ़र है आपका यूनाइटेड स्टेट तक, इंडिया को लेकर के जो आपने बात रखी है, इंडिया से जाकर के बात रखी है, किस तरह से आप वहाँ पहुँची हैं? क्या आपका रास्ता था इस तरफ जाने का? मेरा शुरुआत से ही मैं अपनी सोसाइटी के लिए शुरुआत से मैं चाहती थी कि कुछ करके दूं। मैं अब भी पूरी जोर शोर से लगी हूं कि मैं अपनी सोसाइटी को एक अलग मतलब एक अलग पहचान दे सकूं जो जो अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं चाहती हूँ लड़कियां भी पढ़े लिखे, अपनी वो डिसीजन ले सकें, कल के दिन उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें मैं अपने पेरेंट्स से, जब भी छोटी थी तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछती थी। जब मैं लॉ कर रही थी तब भी कुछ लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बोला भी कि आपकी बेटी लॉ कर रही है, कल के दिन इसका क्या भविष्य होगा। मतलब वो एक नेगेटिव वो ऐसा अप्रोच उनका रहता था। वो ये मुझसे, मेरे पेरेंट्स से पूछते थे, तो मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही जवाब दिया कि अच्छा है, लड़कियों को तो और भी अपने राइट्स का, अपने ड्यूटीज का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि लड़कियां अगर घर में, मैं बताऊं, अगर एक लड़की घर में पढ़ी लिखी मिलती है तो वो परिवार पढ़ा लिखा होता है। अच्छा मैम, चूँकि आप एक परिवार से एक सोसाइटी बनता है, एक सोसाइटी से एक कंट्री बनती है। जी जी जी। अच्छा, चूँकि आप लड़की रही हैं, माना जाता है आज भी हमारी जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर के काफ़ी पिछड़ी हुई है। और जहाँ तक बात किया जाए कि लड़कों के हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो लड़कों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा आकर्षित करते हैं लोग। क्या कुछ चैलेंजेज फेस किए हैं आपने इस सीढ़ी में, जब आपने इस रास्ते को पार किया है? कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने आपसे ये बात कही हो कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, बेटी हो, ये ऐसा कुछ? मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं, ना मुझे एक भाई है तो ना मुझे और ना मेरे भाई में कभी किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं किया उन लोगों ने। उन्होंने हमेशा जिस तरीके से उन्होंने मेरे भाई की मतलब हर चीज में जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसी मेरी भी परवरिश हुई है। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, मेरी परवरिश उसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई है। लेकिन मैं अपने सोसाइटी को और अपनी कंट्री को, मैं सोसाइटी को ही नहीं बोलूंगी, मैं अपनी कंट्री को ये एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि अगर लड़कियां कुछ भी चाहें करना तो वो जोर शोर से बेझिझक कर सकती हैं। लेकिन हाँ, उनको वो माहौल देना पड़ेगा। और ये माहौल सिर्फ पेरेंट्स के अलावा जो भी उनके इर्द गिर्द हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, या फिर उनके जो भी अगल बगल जो भी हैं, हाँ, उनको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी होगी, तभी जाकर के लड़कियां आगे बढ़ेंगी। और जैसा कि मैंने बताया है आपको पहले भी कि एक लड़की पढ़ती है घर में तो वो घर आगे बढ़ता है, वो घर से फिर सोसाइटी और सोसाइटी से कंट्री। तो एक लड़की का पढ़ना तो बेहद जरूरी है। जी जी जी। अच्छा, जब आपने लॉ कंप्लीट किया था यहाँ पटना में रह करके, सॉरी BHU में आपने लॉ पढ़ाई की है, उसके बाद माना जा रहा है कि आपने शायद 2-2.5 साल तक पटना हाई कोर्ट में काम भी किया है। तो कैसा रहा है वो अनुभव आपका? मेरे लिए तो बेहद खास अनुभव था कि मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी हूँ। मुझे अपने मैं वुमेन राइट्स के लिए मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन के लिए काम किया। मुझे बेहद खुशी होती है कि मैं उनके काम आई। मैंने ऐसे लोगों की हेल्प की जो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके काम आई हूँ। तो मेरे लिए तो मैं कहूँ आपको ये गर्व की बात है कि मैं उन लोगों के काम आई। उन लोगों ने मुझसे
मैं मदद नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी मैं उनके लायक थी जो उन्होंने मुझे अपनी लायक समझ के अपनी समस्या मेरे सामने व्यक्त की। चूंकि अभी आप एलएलएम कर एलएलबी एलएलएम कर रही हैं ना आप अभी वहाँ? जी जी जी, तो एलएलएम करने के बाद क्या कुछ सोचा है आपने, आगे क्या कुछ करना है आपको? जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, जैसा ही मैंने आपको बताया है, साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मैं चाहूंगी कि मैं आगे चलकर इसी में अपना करियर बनाऊं, क्योंकि अभी के टाइम में ये इतनी ज़रूरत अभी के टाइम हो गई है, जो कि जो हम यूथ हैं, अगर ये बढ़ चढ़कर आगे ना बढ़े, उसके लिए कुछ काम ना करें, तो फिर आगे अगर ये डिजिटलाइजेशन रह गया तो फिर क्राइम्स बढ़ेंगे और हम सभी को आगे बढ़ के इसमें काम करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये डिजिटलाइजेशन एग्जिस्ट कर पाएगा। अच्छा मैम, चूंकि आप बात कर रही हैं इसके रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं जो अभी सोशल मीडिया पे जो फ्रॉडिज्म हो रहा है, खास करके ओटीपी को लेकर के मामला आते हैं, एक बड़ा नुकसान कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन का ये हुआ है कि 6 नंबर लोग शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हमारे गांव का खुद का एक केस है, आपने शायद पढ़ा हो, इसके बारे में आपको भी जानकारी मिली हो कि हमारे ही गाँव के एक शख्स है, उन्होंने अभी हाल ही में 1 करोड़ रुपये वो ड्रीम 11 पे जीतते थे, और 2 दिनों के बाद एक फ्रॉड होता है उनके साथ और सारा पैसा उनका चला जाता है। क्या लगता है कि इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, इसको लेकर के कुछ? बेशक, अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को पूरी जोर शोर से इसके लिए काम करना चाहिए, और मैं बताऊं कुछ हद तक वो काम कर भी रही है। लेकिन जिस प्रोसेस से काम हो रहा है, मैं बताऊं वो सही नहीं है। प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिजिटलाइजेशन पे इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं ना। आजकल के टाइम में घर में टीवी कम है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं चाहूंगी कि जिस 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 प्रोसेस से ये डिजिटलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, उस प्रोसेस से गवर्नमेंट को भी उसी रेशियो में और उतनी ही तेजी से उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है, एक आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। अगर कोई भी साइबर से रिलेटेड क्राइम्स होता है तो हम उसी के तहत सिर्फ जाते हैं, लेकिन हमें और भी कुछ नए इम्प्लीमेंटेशन, नए रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। तभी हम ऐसे क्राइम्स को जो साइबर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, तो हम वैसे लोगों को पकड़ सकेंगे। जी जी, जैसा कि आपने शायद आप तक भी जानकारी गई होगी, आज ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया था आधार से रिलेटेड। उन्होंने ये बात कही है कि जो आधार है उसे ना शेयर किया जाए, खास करके जो लोग अक्सर फ़ोटो कॉपी यूज़ करते हैं तो उसको मास्क्ड आधार इस्तेमाल किया जाए। आपको क्या लगता है कि अभी पिछले साल, कुछ साल पहले इस पर विवाद हुआ था, लोगों ने कई तरह की बातें रखी थी कि क्यों आधार को बार बार शेयर करने की बात की जा रही है, और अब जाकर के इंडियन गवर्नमेंट ने आज ये बात कही है कि नहीं करना चाहिए शेयर। आपको लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने थोड़ी सी देरी की इस बात को समझाने में लोगों को, या खुद समझने में? देखिए, जैसे जैसे क्राइम्स बढ़ेंगे तभी तो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। जी जी, पहले थोड़ी सोल्यूशन निकल जाता है। जी जी, पहले थोड़ी पता है कि क्या क्राइम होना है, पहले तो क्राइम होगा तब सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन उसका सोल्यूशन भी उतनी ही तेजी से निकलना चाहिए जितनी तेजी से क्राइम कमिट हो रहा है। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल वही बात है ना, क्योंकि अगर जैसे आज नोटिस आया है, हमें लगता है कि शायद आप खुद ये बात समझ रही होंगी, क्योंकि हर इंसान अभी तक, मुझे लगता है कि आधार से जो जिस तरह से लिंक किया जा रहा है, लोग सिम खरीद रहे हैं, स्कूल का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, स्कूल का फॉर्म भर रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं आधार का इस्तेमाल किया जा चुका है। और अब जा करके चूंकि देर में फैसला आता है, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेशक ये नुकसान तो है ही, लेकिन ठीक है, अब भी सरकार ये समझ ले कि अब इससे हमको बच के निकलना कैसे है, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब इस पे स्ट्रॉन्ग कुछ रेगुलेशन होना है जो इम्प्लीमेंट हम करवा सकें, तभी इसका कुछ मतलब होगा। ये तो पहले भी बात उठ चुकी थी कि हम आधार को इस तरह से प्राइवेट हर जगह पब्लिकली हम शेयर कर रहे हैं, जो कि आगे के टाइम में हो सकता है हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। लेकिन अभी के टाइम में अब क्या है, अब जो गलतियां हो चुकी हैं वो तो हो चुकी हैं, लेकिन आगे गलती ना हो उसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा।
अच्छा अंतरा जी, आपने यूनाइटेड नेशन में जा कर के भारत, यूनाइटेड स्टेट में भारत की बातें रखी है, और माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां आपने भारत की प्रतिनिधित्व की है। थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि हमारे मिथिलांचल की एक बेटी कहां कहां जा कर के कैसे कैसे हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। अह, जी मैंने तो इंडिया को पहले भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे अभी तो सारा कोविड फेज में वर्चुअली ये सारे कंडक्ट हो रहे थे, तो मैंने सारा ही वर्चुअली किया है। तो मुझे अभी जाने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ मैंने अभी मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट हुआ है नाटो में। अभी मैं वो यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो पीयर रिव्यू के लिए गया हुआ है। तो जब उधर से, हाँ तो फिर वो जब मतलब सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन वो पीयर रिव्यू का भी प्रोसेस है, वो कंफर्म उधर हो जाए तो फिर मैं आप लोगों से भी जरूर शेयर करूंगी। जी 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 जरूर, हम लोग यही चाहेंगे कि जरूर आपका सिलेक्शन हो। एनवायरमेंट से रिलेटेड या फिर ह्यूमन राइट से रिलेटेड, वुमेन राइट से रिलेटेड अभी जो भी काम किया है वो वर्चुअल ही किया है। अभी कोविड के फेज की वजह से मैं वहाँ फिजिकली अपीयर नहीं हो पाई हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगता है मैम कि जब वो कोरोना का काल है उसकी वजह से चूँकि फिजिकली थोड़ा जाने में और जो मज़ा होता है वो शायद आपको कमी महसूस हो रही है ऐसा? बेशक वो कमी तो महसूस हो ही रही है कि मैं जहाँ फिजिकली जा सकती थी, ये कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करने की वजह से मैं उधर नहीं जा सकती हूँ। लेकिन उम्मीद है कि कल के दिन कभी ऐसी फिर से मौका मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। ये कोविड फेज जितनी जल्दी खत्म हो जाए तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी कल के दिन। जी, चूँकि आप एक बेटी हैं, मैं चाहूँगा कि जो हमारे मिथिलांचल की बेटियां हैं और जो हमारे देश की बेटी है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि देखिए बेटियों को कहीं ना कहीं पढ़ने से लेकर के और आगे बढ़ने तक में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनके लिए कुछ ऐसी बातें कहें जो शायद उनके लिए एक मोटिवेशन हो कि वो आगे बढ़ें और आगे जा कर के आप जैसी ही कहीं ना कहीं जा कर के देश के लिए रिप्रेजेंट करें दूसरे देश में जा कर के, तो क्या कुछ मैसेज देंगे उन बेटियों को आप? मैं कहूँगी सपने ज़रूर देखो, सपने देखना कभी मत छोड़ो। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, कुछ हम हर चीज़ हमारे वश में नहीं होती है, लेकिन जो हमारे वश में है मेहनत करना वो कभी नहीं छूटना चाहिए। और जो हमारा समाज है उसे भी प्रोत्साहित करना चाहिए। जो भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसे भरपूर प्रोत्साहित करें कि वो पूरी मेहनत से, लगन से वो आगे बढ़ रहा है, तो उसे हम वो पूरी प्रोत्साहना हम दे सकें ताकि वो आगे बढ़ के हमारी सोसाइटी को, हमारी कंट्री का नाम रोशन करे। अच्छा मैम, मैंने आपका बहुत सारा वक्त लिया है। जाते जाते हम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, क्योंकि चूँकि आप मधुबनी से हैं, आप जानती होंगी पिछले दिनों मधुबनी में एक घटना हुई थी, एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई थी बस स्टैंड के पास, शायद आप तक भी ये खबर पहुंची हो, और उसको लेकर के मधुबनी में बहुत सारा प्रोटेस्ट भी हुआ, कुछ गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अभी तक उस पर जो कोर्ट का एक फ़ैसला होना चाहिए वो नहीं आया। क्या लगता है आपको कि भारत का कानून व्यवस्था जो है थोड़ा स्लो है, इसको लेकर के इस पे काम करना चाहिए? और हाँ मैं कहूँगी हमारे यहाँ कानून व्यवस्था काफ़ी सुस्त है। एक तो मैं कहूँ यहाँ लोगों में भी इतनी जानकारी नहीं है कि अगर उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो अब आगे उन्हें करना क्या है। कुछ लोग तो अपनी बातें शर्म की वजह से छुपा जाते हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि छुपाने से तो कुछ होता नहीं है ना, आपको बताना पड़ेगा। आपको, मैं इस केस के अलावा भी जो मैंने खुद भी केसेस देखे हैं उसमें भी मैंने ये पाया है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो आकर के सामने बाहर बात रख नहीं पाते। उनको डर लगता है कि उनकी बदनामी हो जाएगी, लेकिन क्यों बदनामी होगी? बदनामी तो जिन्होंने ये छेड़छाड़ की है या फिर जिन्होंने ये बदतमीजी की है, बदनामी तो उनकी होनी है। उनकी बेटी की क्यों बदनामी होगी? लेकिन इसके लिए उनको लड़की के पेरेंट्स को बाहर आकर के बोलना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, FIR करवानी पड़ेगी। ऐसे घर बिठाए तो नहीं हो सकता।
नहीं, इसके लिए कहीं न कहीं आपको भी ये बात मालूम होगी कि इसके लिए कहीं न कहीं हमारा समाज काफ़ी ज़िम्मेदार है। क्योंकि देखा जाता है अक्सर, मैं भी एक आध जगह गया हूँ इस केस में, तो लड़की के जो पिता होते हैं वो शायद इस वजह से ज़्यादा घबराते हैं, ख़ास करके लड़की की माँ से मुलाकात करने के बाद। वो इतनी डरी होती हैं, उन्हें इस बात की फ़िक्र होती है कि कल को पता नहीं मेरी बच्ची की शादी हो या नहीं हो, स्कूल छुड़वा दिया जाता है। अभी हाल ही में एक केस हुआ था मधुबनी में ही, तो मैं वहाँ भी गया था। तो कहीं न कहीं आपको भी लगता होगा कि शायद समाज इसके लिए काफ़ी ज़िम्मेदार है। बेशक समाज तो मतलब मैं समाज को तो बोलूंगी, लेकिन समाज से पहले घर आता है। तो घर वालों को पूरी पूरी उतनी छूट देनी चाहिए अपनी बेटियों को कि वो अपनी बात अपने पेरेंट्स को तो कम से कम कह सके। समाज तो सेकंड हो गए, प्राइमरी तो पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स को ऐसे ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम उनकी बेटी झेल रही है तो इतनी छूट तो वो जरूर दे कि वो अपनी बेटी की प्रॉब्लम को समझ सके। और शादी की जहां तक की बात है, मैं बताऊं, अभी के टाइम में लड़के भी इतने अब समझदार हो गए हैं, इन सब चीजों छोटी मोटी बातों को लेकर के नहीं रिजेक्ट करते हैं कि उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, या वो उस लड़की को उसने ये कमेंट पास कर दिया था कभी, या फिर वो छेड़छाड़ की शिकार हो गई। अब समय धीरे धीरे बदल रहा है, अभी भी पूरा बदला नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन बदल रहा है। तो अब क्या है कि लड़की के पेरेंट्स को वो माहौल देना पड़ेगा और हमारे समाज को ये माहौल देना पड़ेगा कि नहीं, वो लड़की भी इंसान है, उसे भी खुली छूट मिले, वो भी जी सके। ऐसा ना हो कि वो हर चीज डर डर के जी रही है। डर डर के जीने से तो कोई कुछ फायदा नहीं है, ना उसका विकास हो रहा है, ना देश का विकास होगा। मैंने एक जगह बहुत अच्छी एक कोटेशन मैंने पढ़ा था, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि किसी भी देश की स्थिति को अगर भांपना है तो उस देश की महिलाओं या लड़कियों को देखो। तो अगर हम मैं देश तो एक बहुत बड़ा ज्यादा वेग हो गया, मैं अपने अगर घर की बात बताऊं, हाँ, तो घर को भी हम वैसे ही घर को का भी आकलन हम वैसे ही कर सकते हैं। अगर लड़की की स्थिति सही नहीं है, या फिर जो भी घर की जो भी महिला है उनकी स्थिति घर में नहीं सही है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर का क्या क्या हाल है, जहां उन महिलाओं को ही बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। जी जी। तो कहीं ना कहीं मैम, आपको यही लगता है कि शायद समाज से पहले लोगों को चाहिए कि अपने परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि मैं अपने बच्चों को खुद आज़ादी दूं। अगर वो हो जाए तो शायद मुमकिन है इस तरह के केसेस और कम होंगे, और जो आरोपी होंगे वो आसानी से पकड़े जाएंगे। बेशक बेशक, और कि इसमें शर्म वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें लड़की क्यों शर्माए भाई, उसके साथ गलत हुआ है, उसने गलत थोड़ी किया है। जो गलत किया है उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने ऐसी गलती क्यों की। उसमें वो मतलब ऐसी उसमें बात क्यों आ गई, जो उस ऐसी नौबत क्यों आ गई जो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करना उसने शुरू कर दिया। शर्म उसके और उसके परिवार को आनी चाहिए, ना कि लड़की और लड़की के परिवार वालों को। ठीक है अंतरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम कह सकते हैं कि बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमारे देश की बेटी, हमारे मिथिलांचल की बेटी और हमारे ज़िला की बेटी बाहर जा करके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने भी मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने विचारों को आप सभी लोगों के सामने व्यक्त कर सकूं। अगर आपको अभी भी कोई बात रखनी हो तो आप रख सकती हैं। वैसे जितनी भी चीजें बोलनी थी वो तो आपने पूछ ही लिया मुझसे। बाकी मैं यही कहूंगी कि खुल के जिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। मैं ये भी कहूंगी कि कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने राइट्स का वायलेशन करती हैं, जो कि वो भी सही नहीं है। मैंने देखा है ऐसी लड़कियों को कि जो राइट्स उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं, तो वो अपने राइट्स का वायलेशन किसी लड़के को हैरेस करने के लिए, बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो अपने राइट्स का यूज करती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक लड़का लड़की, और दोनों के बिना ये जिंदगी
ये जो जिंदगी का पहिया आप कह ले वो नहीं चलेगा, दोनों को वो सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहूंगी कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, दोनों को एक सामंजस्य बना के चलना है। दोनों के बिना ये जिंदगी का जो पहिया है वो नहीं चल सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा वक्त दिया आपने और बहुत अच्छी बातें आपने कही है। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आपकी बातें बेहद पसंद आएगी और आपकी जो लिविंग स्टाइल्स रही हैं या फिर आपका जो एजुकेशन रहा है और आपने जो काम किया है उससे हमारे दर्शक भी सीखेंगे और वो लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।